इस सत्र में मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच गुडवेज जो मूल रूप से उज्जैन के निवासी हैं, पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में आपने कार्य किया है। अभी वर्तमान में आप राष्ट्रीय प्रभारी आईटी सेल अल्पसंख्यक मोर्चे का दायित्व निभा रहे हैं। आज अभी इस सत्र के विषय पर आपका प्रबोधन हमें मिलेगा, ऐसा आपका परिचय है। गुडवेज से भारत का वैश्विक परिवेश पर अपना प्रकाश डालें और प्रकाश भारत माता की आदरणीय अध्यक्ष जी, जगदीश जी, मंदसौर के तथा प्रदेश के जितने पार्टी के पदाधिकारीगण हैं, सभी साथियों, बहनों, आज हम जिस विषय पर संवाद करेंगे, मुझे समय दिया गया है 30 मिनट से लेकर 45 मिनट के काल का। हालांकि जो विषय है वो बहुत एलोबोरेटेड है। इसमें मैं सोचता हूं कि कम से कम 5-6 घंटे की कालावधि भी कम पड़ती है। तो जो विषय है वो है भारत वैश्विक परिदृश्य। और चूंकि हम केंद्र में भी शासन कर रहे हैं, लगातार दूसरी बार शासन कर रहे हैं, आज लगभग 7 साल हो चुके हैं और प्रदेश में भी हमारी सरकार है, लंबे समय से है, कुछ महीनों को छोड़ दे तो किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए आवश्यक है कि उन बिंदुओं को समझना, उनको जानना, उनका विस्तार करना, आवाम में जाकर भी जो हमारे सबसे स्ट्रांग पॉइंट्स हैं। मोदी सरकार की यदि हम बात करें तो बहुत सारे स्ट्रांग पॉइंट्स हैं जो कुछ फ्लाइंग कलर्स से हैं, लेकिन यदि मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूंगा कि सर्वाधिक अंक किसी श्रेणी में मिलते हैं तो वह है विदेश नीति और कूटनीति में। और हम अगले आधे घंटे में उसी पर संवाद करेंगे कि 2014 से पहले भारत की विदेश नीति क्या थी, भारत की स्थिति परिस्थिति वैश्विक पटल पर क्या थी, आज क्या है और आगे 25 साल बाद क्या दिखती है। मैं अपनी पढ़ाई लिखाई से डॉक्टर हूं, लेकिन रुचि से जियोपॉलिटिक्स और डिफेंस एनालिसिस का छात्र हूं। तो ये जो विषय है मेरे लिए रुचिकर है। और एक बात बार बार होती है, और बतौर कार्यकर्ता मुझे ये बात पक्का है कि आप सबको भी लोग कहते होंगे और खासतौर से विपक्षी जन कहते होंगे कि आज के समय भारत के रिश्ते जो हैं अपने सभी पड़ोसियों से खराब हैं, चाहे फिर वो नेपाल हो या श्रीलंका हो या फिर पाकिस्तान हो या कोई भी अन्य देश हो। तो वो क्यों खराब हैं, उसको समझना हो तो हमको पूरी दुनिया का एक चक्कर अपनी नीति में लगाना होगा। हम शुरुआत यदि करें तो अपने पूर्व से स्टार्ट करें और पश्चिम तक जाएं, या पश्चिम से शुरू करें और पूर्व तक जाएं और अपने हिंदुस्तान पर वापस आए, तो हमको मालूम पड़ेगा कि हमारे जो निकटतम देश हैं उनसे जो हमारे संबंध आज जैसे हैं क्यों हैं और कब तक ऐसे रहेंगे या इसी प्रकार से रहेंगे। क्योंकि दुनिया जो है वो बहुत सिकुड़ चुकी है और आज एक क्षेत्र में यदि कुछ होती है हलचल तो वो पूरी दुनिया को प्रभावित करती है और फिर संबंधों को भी प्रभावित करती है। तो जब हम इस दुनिया के चक्कर को लगा रहे हैं इसी कमरे में बैठकर कि हमारे संबंध कूटनीतिक आज कैसे हैं और हमारी स्टैंडिंग कहां खड़ी है बतौर एक राष्ट्र और बतौर उस सरकार के जिसका हम नेतृत्व कर रहे हैं आज के समय, तो हम शुरू करें अपने पश्चिम से। पश्चिम का मतलब मैं अमेरिका से शुरू नहीं करूंगा, यूरोप से शुरू नहीं करूंगा, क्योंकि वो पश्चिम जो है हमारे हिसाब से पश्चिम शुरू होता है हमारे वेस्ट से, जिसको वो लोग अमेरिकन और यूरोपियन कहते हैं मिडिल ईस्ट। लेकिन हुआ ये है कि पश्चिम का अनुसरण करने में हम इतने अंधे हो चुके हैं
कि जो चीज उनके लिए मध्य पूर्व है, चाहे वो हमारे लिए पश्चिम हो, तब भी हम उसको मध्य पूर्व कहते हैं। तो हम अपने पश्चिम में जाए और पश्चिम से होते होते हम उत्तर पर आएंगे जहां चीन आता है, तो आपको सारे समीकरण समझ में आ जाएंगे कि जो हमारे आसपास के ताल्लुकात हैं वो क्यों हैं, वैश्विक पटल पर हम कहां खड़े हैं और आगे 20-25 साल के बाद तक का दृश्य क्या नजर आता है। तो हम अपना सफर शुरू करें भारत के पश्चिम से, तो सबसे पश्चिम में शुरुआत, निकटवर्ती जो पश्चिम है वो अरब देशों से शुरुआत होती है। अरब देशों में पश्चिम के प्रमुख देशों में आता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान, सऊदी अरब, इजराइल, बहरीन और कुछ हद तक जो कि अरब का हिस्सा नहीं है लेकिन ईरान भी आता है उसमें। और ये जो कंट्रीज हैं ये प्रमुखता से सिवाय इजराइल के मुस्लिम देश हैं। इनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको कहते हैं OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, पहले कहा करते थे, उसको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल कहते हैं, जो कि यूनाइटेड नेशंस के बाद सबसे बड़ा 54 कंट्रीज का एक ब्लॉक बनता है और एक प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करता है विदेश नीति में। और यदि हम आजादी के बाद से, जब से OIC का निर्माण हुआ तब से 2014 तक उठाकर देखें तो चाहे भारत के बहुत अच्छे संबंध रहे हैं इन सभी देशों के साथ, लेकिन जब भी OIC का कोई प्रस्ताव आता था या कोई वोटिंग होती थी तो वो पाकिस्तान के पक्ष में जाती थी और हिंदुस्तान के हमेशा विरोध में रहती थी, चाहे वो कश्मीर का विषय हो या कोई और अन्य विषय क्यों ना हो। लेकिन एक मेजर जियोपॉलिटिकल शिफ्ट दिखी OIC के बर्ताव में 2014 मोदी जी के आने के बाद से। थोड़ा सा आप इतिहास को खंगालेंगे तो आप पाएंगे कि जब OIC का निर्माण हो रहा था और नींव रखी जा रही थी, तब भारत ने ये मंशा जाहिर की थी कि चूंकि इंडोनेशिया के बाद भारत में संख्यात्मक दृष्टि से सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय है, तो भारत को भी उसमें अंग होना चाहिए और वोटिंग राइट मिलना चाहिए, स्वाभाविक बात है। लेकिन सदस्यता बहुत दूर की बात थी, हमको ऑब्जर्वर स्टेट का भी दर्जा नहीं मिला, जबकि रशिया को मिला है। रशिया में भी मुस्लिम जनसंख्या 13-14% है उनकी पॉपुलेशन की, हिंदुस्तान में भी उतनी ही है, लेकिन उनको ऑब्जर्वर का दर्जा मिला, हमको नहीं मिला, क्योंकि पाकिस्तान उसमें बार बार अड़ंगे लगाता था और वहां धमकी दिया करता था कि यदि आपने हिंदुस्तान को रखा तो हम निकल जाएंगे। लेकिन 2014 में क्या हुआ कि हमारी सरकार बनती है, सुषमा स्वराज जी भारत की विदेश मंत्री थी, OIC की मीटिंग होती है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में और सुषमा स्वराज जी को बतौर गेस्ट बुलाया जाता है, जिस पर पाकिस्तान की तीखी प्रतिक्रिया आती है। वो कहते हैं कि हम बाइकआउट कर देंगे। अगर भारत की विदेश मंत्री को बुलाया तो UAE जो कि होस्ट कंट्री था वो कहता है कि आप चाहे तो मत आए, लेकिन हमने हमारी गेस्ट को बुलाया है और वो हैसियत गेस्ट आएंगी और यहाँ पर सम्मान पाएंगी, और पाकिस्तान बाइकआउट करता है, सुषमा जी जाती हैं। तो ये हमारी OIC में कूटनीति की पहली जीत थी। अब कोई कह सकता है कि ये तो जो था ना, ये तो ऑप्टिक्स था, लेकिन ये ऑप्टिक्स धरातल पे कब उतरा? 2019 में, जब 5 अगस्त 2019 को हमने आर्टिकल 370 के स्टेटस में संशोधन किया। उस समय पाकिस्तान की सबसे पहली प्रतिक्रिया थी कि उसने OIC की बैठकें करना शुरू की, OIC में जाना शुरू किया कि OIC रिजोल्यूशन लेकर आए हिंदुस्तान के खिलाफ, लेकिन OIC ने रिजोल्यूशन लाने से इनकार कर दिया और OIC के सबसे प्रमुख 2 देश सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने ये कहा कि ये भारत का आंतरिक विषय है, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और पिछले वर्ष, इसी वर्ष, इसके एक कदम और आगे जाकर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की भारत के जम्मू एवं कश्मीर UT के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई राष्ट्र हमारे किसी प्रांत के साथ MOU साइन कर रहा है, मतलब वो कह रहा है कि ये भारत का अखंड हिस्सा है, अभिन्न अंग है और हम इनके साथ ताल्लुकात साइन कर रहे हैं। ये हमने कर दिखाया कूटनीतिक स्तर पर। थोड़ा और वेस्ट जाए,
अभी हम थोड़ा सा वेस्ट गए थे, अब थोड़ा और वेस्ट जाते हैं। हम हिंदुस्तान से प्यारे भारत से शुरू करके वेस्ट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो दो आपको देश मिलेंगे, बहुत महत्वपूर्ण देश, जो मध्य पूर्व, जो अमेरिका के नजदीक मध्य पूर्व कहते हैं जिसको, उसके अंग है, एक है इजराइल और दूसरा है ईरान। देखिए, सऊदी अरब और यूएई से संबंध रखना एक अलग चीज है, लेकिन इजराइल और ईरान जो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते, एक दूसरे के आमने सामने बैठने को तैयार नहीं है, एक दूसरे को रोज जंग की धमकी देते हैं, एक दूसरे को खत्म करने की धमकी देते हैं। हिंदुस्तान की आप डिप्लोमेसी को देखें, मोदी जी की कूटनीति को देखें कि आज इजराइल हमारा सबसे अच्छे देशों में से मित्र देशों की श्रृंखला में आता है। लेकिन केवल इजराइल नहीं आता, इजराइल के साथ फिलिस्तीन भी आता है, जिसका मुद्दा सबसे ज्यादा मिडिल ईस्ट में गरमाया हुआ रहता है। और इस हद तक फिलिस्तीन हमारे करीब है कि फिलिस्तीन का सबसे बड़ा जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो फिलिस्तीन की सरकार ने मोदी जी को दिया है। 6 मुस्लिम देश, जिसमें केवल अफगानिस्तान और मालदीव को छोड़ते तो सब अरब के देश हैं, उन्होंने किसी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को या किसी कांग्रेस के प्रधानमंत्री को अपना सर्वोच्च अवार्ड नहीं दिया, वो नरेंद्र मोदी जी को, हिंदुस्तान के भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री को दिया। और उसमें कौन कौन से देश आते हैं? संयुक्त अरब अमीरात आता है, सऊदी अरब आता है, बहरीन आता है, फिलिस्तीन आता है, फिर अफगानिस्तान और मालदीव भी आते हैं। तो ये हमारी कूटनीति है और ये हमको इस तरह से दुनिया लेती है। फिर बात करें कि ईरान और इजराइल से हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। एक समय वो हुआ करता था कि कांग्रेस की जब सरकारें थी तो वो इजराइल से संबंध तो रखती थी, लेकिन गोपनीय संबंध रखा करते थे। हमने वो जो पाखंड था उस पाखंड को छोड़ दिया। मोदी जी फिलिस्तीन गए तो उन्होंने जरूरी नहीं समझा कि इजराइल जाए, और इजराइल गए तो उन्होंने जरूरी नहीं समझा कि हम फिलिस्तीन जाए। चाहे हैमर मिसाइल खरीदनी हो या फिर स्पाइडर सिस्टम खरीदना हो, इजराइल हमारा सबसे ज्यादा रिलायबल पार्टनर है आज के समय। चाहे मार्शावे के द्वारा जो बहुत सारे एग्रीकल्चर के काम चल रहे हैं, स्पेशली हरियाणा में चल रहे हैं, और लास्ट टाइम जब मैं इजरायली एम्बेसी दिल्ली में गया था तो उन्होंने मुझे कहा था, जो वहां के मार्शावे के चेयरमैन हैं, कि हम छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में भी काम शुरू कर रहे हैं मार्शावे के माध्यम से। जगदीश जी ज्यादा जानते होंगे उस बारे में, बतौर मंत्री। तो इजराइल से हमारे वहां संबंध है, लेकिन इजराइल का जो सबसे घनघोर विरोधी है ईरान, उससे भी हमारे वैसे ही प्रकार संबंध है। और इस हद तक है कि जब अभी वहां पर राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो उसके बाद सबसे बड़ा जो विदेशी डेलीगेशन जाकर मिला वहां पर, वो थे एस जयशंकर जी, भारत के विदेश मंत्री, जो वहां के नए प्रधानमंत्री इब्राहिम को मोदी जी का पत्र देने गए थे। और वो पहले विदेशी विदेश मंत्री थे जो जाकर उनका स्वागत करके आए और अपने संबंधता की प्रगाढ़ता को वहां पर व्यक्त करके आए। हमारे अमेरिका से बहुत संबंध है, और मैं कहता हूं बार बार कि आज के समय सबसे महत्वपूर्ण हमारा कोई विदेशी संबंध है तो वो अमेरिका के साथ है। अमेरिका ने ईरान के ऊपर इतने सैंक्शन लगा रखे हैं कि उनका जीना दुभर कर रखा है। लेकिन भारत ने ईरान के जिस बंदरगाह, जिसको छावर बंदरगाह कहते हैं, हमने उसको डेवलपमेंट करने का काम लिया है, क्योंकि हमको चीन की जो पाकिस्तान की बंदरगाह है उसको काउंटर करना है। तो अमेरिका से हमने उसको सैंक्शन से मुक्त रखाया है और वहां पर व्यापार भी चलता है और काम भी चलता है। तो ये डिप्लोमेसी है कि इजराइल एक तरफ और ईरान एक तरफ, अमेरिका एक तरफ और ईरान एक तरफ, हमारे दोनों से मधुर संबंध हैं। और सरकारें जो होती हैं वो पद और गोपनीयता की शपथ लेती हैं, तो जरूरी नहीं है कि पार्टी को भी या हमको भी हर चीज बताई जाए। लेकिन मुझे तो ये भी लगता है कि जो अब्राहम अकॉर्ड हुए, जिसके तहत यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, मोरक्को, सूडान ने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया और डिप्लोमेटिक संबंध कायम किए, उसमें डेफिनेटली नरेंद्र मोदी जी का भी हाथ है डिप्लोमेसी में, क्योंकि उनके इन सब देशों के साथ बहुत सहज संबंध है, अरब देशों के साथ भी और इजराइल के साथ भी।
तो कूटनीति इसी को कहते हैं जो दिखती नहीं है, लेकिन जब वो होती है तो उसके परिणाम मालूम पड़ते हैं, तो ये हमको दिख रहे हैं। अब ईरान से हम और पश्चिम पे जाएं तो एक बहुत महत्वपूर्ण देश आता है और बहुत महत्वपूर्ण साथी भी है, जिसका नाम है रशिया। रशिया के साथ हमारे बहुत प्रगाढ़ संबंध आज से नहीं, आजादी के उपरांत से रहे हैं। लेकिन विपक्षी खेमा और मीडिया का एक बड़ा वर्ग ये कहा करता था कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के नजदीक हम जा रहे हैं, मोदी जी जा रहे हैं, ये संबंध जो है अब टूटन की कगार पर पहुंच जाएंगे। लेकिन फिर वह वापस प्रूव हुआ कि रशिया हमारा साझेदार है और पार्टनर है। जब गलवान में परेशानी चल रही थी चीन के साथ, तब राजनाथ सिंह जी, भारत के रक्षा मंत्री, और जयशंकर जी मॉस्को जाते हैं। जो हमको हथियार की सप्लाई की आवश्यकता थी, मॉस्को हमको देता है, और न केवल हमको देता है बल्कि चाइना को उस समय जो अर्जेंटली S-400 मिसाइल सिस्टम की बैटरीज जानी थी वो डिले हो जाती है। हालांकि कहा जाता है, रशिया कहता है कि ये तो कोरोना की वजह से डिले हुआ है। कूटनीतिक भाषा में ऐसी ही बातें होती हैं, लेकिन सब जानते हैं कि वो भारत के इन्फ्लुएंस की वजह से डिले हुई थी और भारत को हथियार रशिया ने सप्लाई किया था। रशिया के ऊपर भी अमेरिका के सैंक्शंस हैं। दोनों देश आमने सामने नहीं बैठ सकते। आज यूक्रेन के उधर हो सकता है युद्ध हो जाए, ऐसी स्थिति बनी हुई है रशिया की। लेकिन रशिया से हम आज भी अस्त्र शस्त्र खरीद रहे हैं। S-400 की डिलीवरी हिंदुस्तान में शुरू हो चुकी है। अमेरिका ने हमको एक तरह से धमकी देने की कोशिश की थी कि यदि हिंदुस्तान S-400 के मिसाइल सिस्टम लेगा तो हम काटसा के कानून, जो कि उनके संसद का कानून है, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट, कि रशिया से जो भी कोई हथियार खरीदेगा उस पर भी हम प्रतिबंध लगा देंगे। ये धमकी देने के उपरांत भी भारत ने अपनी विदेश नीति की स्वतंत्रता बनाए रखी। उन्होंने धमकी देते रहे। हमने S-400 की परचेज कर ली है। आज वो असेंबल होना शुरू हो चुकी है भारत में। मुझे लगता है कि इस साल में ही वो दोनों में से किसी फ्रंट पे, वेस्टर्न फ्रंट पर या ईस्टर्न फ्रंट पे, उसका डिप्लॉयमेंट भी हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि काटसा के तहत हिंदुस्तान पे प्रतिबंध लगाने की औकात अमेरिका की होगी। इसलिए नहीं कि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए क्योंकि काटसा अगर उन्होंने लगाया, जिससे कि उन्होंने टर्की पे लगा रखा है, S-400 मिसाइल खरीदने के नाम पर टर्की पे प्रतिबंध लग चुके हैं अमेरिका के, लेकिन हिंदुस्तान में भी काटसा के तहत प्रतिबंध लगाया उन्होंने, तो जितना हमको नुकसान होगा उससे कई गुना ज्यादा उनको नुकसान होगा, क्योंकि हम आज के समय उनसे भी हथियार खरीदते हैं। हम केवल रशिया से पहले खरीदा करते थे, हमने डाइवर्सिफाई कर दिया। हम आज इजराइल से भी खरीदते हैं, हम आज साउथ कोरिया से भी खरीदते हैं, फ्रांस से भी खरीदते हैं, रशिया से भी खरीदते हैं, स्वीडन से भी लेते हैं। तो हमने अपना डाइवर्सिफिकेशन किया, लेकिन अमेरिका से भी बहुत बड़ी मात्रा में लेते हैं। तो काटसा लगाने का मतलब यह है कि वो अपनी आर्म्स की इंडस्ट्री, जिसके ऊपर अमेरिका पलता है, उसके ऊपर सैंक्शन लगा रहा है। तो इनको वेवर देना होगा। मैंने काटसा का जितना अध्ययन किया, उसमें सबसे आसान तरीका उनको ये होगा कि 6-6 महीने का वेवर देते रहें और हमेशा प्रेसिडेंट साइन करते रहें। फिर अभी और भी कुछ चीज चल रही है, टेड क्रूज वगैरह की, यदि मैं उसमें जाऊंगा कि नए बिल जो भारत के लिए वहां पर अमेरिका की संसद में लग रहे हैं कि भारत को व्हाइट श्रेणी में रख दिया जाए काटसा से, मतलब भारत को इम्यूनिटी दे दी जाए काटसा से, तो वो एक बहुत लंबा 1 घंटे की अलग बहस हो जाएगी। तो हमने अपनी विदेश नीति की स्वतंत्रता बरकरार रखी। हम अमेरिका के दबाव में भी नहीं आए। जब हमको S-400 खरीदनी है रशिया से तो हम खरीदेंगे। अमेरिका मना करने वाला कोई नहीं होता। नेहरू जी जिंदगी भर नॉन अलाइनमेंट की बात करते रहे, लेकिन अलाइंड थे वो यूएसएसआर के साथ। मोदी जी ने नॉन अलाइनमेंट की बात नहीं की, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकली करके दिखाया कि हमको ईरान से संबंध रखना है तो हम ईरान से भी रखेंगे, इजराइल से रखने में हमारा हित है तो हम इजराइल से भी रखेंगे, रशिया से रखने में हमारा राष्ट्र का हित सिद्ध होता है तो उससे भी रखेंगे, चाहे अमेरिका मना करे। और अमेरिका आज के समय में हमारा सबसे अच्छा मित्र देश है। तो ये है हमारा नॉन अलाइनमेंट, जो हमने प्रैक्टिकली विदेश नीति को भारत की स्वतंत्र करके दिखाया। इसके पहले एक और मसला आया था, जब सुषमा जी ही विदेश मंत्री थी, तब नॉर्थ कोरिया ने परमाणु परीक्षण किया था और हमारी एम्बेसी आज भी वहां पर फंक्शन करती है, पैंगयोंग में, वहां की राजधानी में। तो अमेरिका ने प्रेशर डाला था हम पे कि आप अपना जो दूतावास है नॉर्थ कोरिया में बंद कर दें। बड़ी डिप्लोमेटिकली भारत ने ये कहा था
कि कल से आपको जरूरत पड़ेगी बात करने की नॉर्थ कोरिया से, तो हमारा ऑफिस ही आपके काम आएगा। और वो ऑफिस आज भी चल रहा है अमेरिका के मना करने के बावजूद भी। अब रशिया से हम और थोड़ा सा पश्चिम जाते हैं तो आता है यूरोपियन यूनियन और ग्रेट ब्रिटेन। हालांकि ये बात सच है कि यूरोपियन यूनियन का वो स्थिति नहीं रही जो कभी हुआ करती थी। मैं तो कई बार ये भी लिखता हूं, जब जर्नल्स में लिखता हूं कि ये यूरोपियन यूनियन नहीं, यूरोपियन डिसयूनियन हो चुका है और जिस दिन नेटो खत्म हुआ तो ये भी कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन दो बहुत महत्वपूर्ण देश है यूरोपियन यूनियन के, एक है जर्मनी और दूसरा है फ्रांस। और फ्रांस यूएन का वीटो मेंबर पावर वाला देश भी है। फ्रांस से हमारी किस प्रकार से निकटताएं हैं वो जग जाहिर है, सब जानते हैं किस प्रकार से हम उनसे हथियार खरीदते हैं। देखिए, विदेश नीति जो होती है उसमें कोई मॉरल्स नहीं होते, केवल ना मॉरल होते हैं, ना कोई दुश्मन देश होता है, ना कोई मित्र देश होता है। एक ही चीज स्थायी होती है, वो राष्ट्रों का हित, राष्ट्र का निजी हित होता है, वही स्थायी होता है, बाकी कुछ भी स्थायी नहीं होता विदेश नीति में। तो फ्रांस के साथ हमारे जो संबंध है क्यों है? क्योंकि आज फ्रांस हम पर बहुत हद तक निर्भर करता है अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को लेकर। और मैंने बीच में लिखा था, कुछ लोगों ने उसका विरोध भी किया था कि ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने सच लिखा था। मैं आज भी उस पर हूं कि जब ऑस्ट्रेलिया से फ्रांस का नेवल एग्रीमेंट था जो 8-9 पनडुब्बी सप्लाई करने का, टूट गया, वो चला गया अमेरिका के पास और ग्रेट ब्रिटेन के पास। मैंने लिखा था कि अच्छा हुआ, अब फ्रांस की निर्भरता भारत पर बढ़ जाएगी। और जब भारत पर निर्भरता बढ़ेगी तो जब यूनाइटेड नेशंस में वोट करने की बात होगी तो हमारे पक्ष में खड़ा दिखेगा। ये विदेश नीति होती है, इसलिए हमने अपनी परचेजिंग को भी डाइवर्सिफाई कर रखा है। आज के समय यदि हम यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल को देखें तो 5 में से 4 देश खड़े होकर हिंदुस्तान के पक्ष में वोट करते हैं, चाहे ग्रेट ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, रशिया हो या फ्रांस हो, सिवाय चाइना के। और चाइना की बाधा के कारण ही आज हम स्थायी सदस्य नहीं बन पा रहे हैं, वरना 5 में से 4 राष्ट्र चाहते हैं कि भारत को स्थायी सदस्य बनाया जाए यूएन की सुरक्षा परिषद का। जैसे ही जर्मनी के साथ हमारे व्यापारी संबंध बहुत अच्छे हैं और जिस प्रकार से इन्वेस्टमेंट भारत आया है वो किसी भी दूसरी कंट्री के मुकाबले एशिया में सबसे ज्यादा निवेश कर रहा है। जर्मनी तो वो हिंदुस्तान में कर रहा है। इसलिए यूरोपियन यूनियन के, और यूरोपियन यूनियन मतलब क्या है? यूरोपियन यूनियन मतलब ब्रिटेन के बाहर निकलने के बाद, ब्रेक्सिट के बाद यदि कुछ बचता है तो फ्रांस और जर्मनी ही यूरोपियन यूनियन है। ये दो नहीं होंगे तो यूरोपियन यूनियन भी नहीं होगा। तो इन दोनों देशों के साथ हमारे बहुत सुखद संबंध है, मैत्रीपूर्ण संबंध है। और पश्चिम चलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन के साथ हमारे जो भी संबंध पहले रहे थे, उन्होंने हम पर शासन किया था, हमने उनको भगाया, अपनी आजादी प्राप्त की। लेकिन आज के समय एक मित्र देश है, अच्छा मित्र देश है ग्रेट ब्रिटेन हिंदुस्तान का, जो सुरक्षा परिषद में और यूएन में हमारे समर्थन में बोलता है। और उनका जो कर्तव्य है, अभी जो ग्लासगो में COP26 की जो बैठक हुई थी जिसमें मोदी जी भी अभी गए थे, तो ग्लासगो आप में से जो भी गए होंगे सबको पता होगा, बड़ा खूबसूरत शहर है, लेकिन होटल्स उतनी ज्यादा 5 स्टार होटल नहीं है कि दुनिया भर के राष्ट्र प्रतिनिधि आ जाए और हर किसी को एक होटल दी जा सके। तो उसमें ये किया था, उन्होंने होटल शेयर करवाई थी राष्ट्राध्यक्षों से, लेकिन केवल 2 राष्ट्राध्यक्ष थे जिनके लिए सेपरेट इंडिविजुअल होटल्स का अरेंजमेंट किया गया। एक थे अमेरिका के जो बाइडेन, दूसरे थे हिंदुस्तान के नरेंद्र मोदी। तो ये ब्रिटेन के साथ हमारे ताल्लुकात थे आज के समय, जो दिखते हैं उनके कर्तव्य से। और उसके पश्चिम जाए तो सबसे महत्वपूर्ण देश हमारे दृष्टिकोण से आज है तो वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। और ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, हमारी सरकार केंद्र में बनी है, ऐतिहासिक रूप से सबसे प्रगाढ़तम स्तर पर आज अमेरिका के और भारत के आपस के संबंध हैं। बहुत सारी खटासें भी हैं उसमें, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें हम उनसे सहमत नहीं है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें वो हमसे सहमत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि हमारा जो संबंध है अमेरिका से एक नेचुरल अलायंस है। अलायंस शब्द गलत होगा, नेचुरल पार्टनरशिप है। और नेचुरल पार्टनरशिप इसलिए है
क्योंकि अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे जब भी नेचुरल पार्टनरशिप बनती है तो वो म्यूचुअल इंटरेस्ट के आधार पर बनती है। जब आपके स्वार्थ मिलते हो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, जब आपकी मिलिट्री स्वार्थ मिलते हो, जब आपके इकोनॉमिक स्वार्थ मिलते हो, तो आप साझेदार बनते हो और नेचुरल साझेदार बनते हो। आज के समय भारत और अमेरिका का एक ही दुश्मन है, उसका नाम है चाइना। हमारे साथ उसके बॉर्डर के विवाद है, बॉर्डर को लेकर समस्या है, और अमेरिका को हमसे ज्यादा समस्या उससे है, क्योंकि वो अमेरिका का जो ग्लोबल नेतृत्व है, वैश्विक नेतृत्व है, उसको पटक कर खुद वैश्विक नेता बनना चाहता है। और मैं बार बार ये कहता हूं कि मालिक नहीं करे, जिस दिन चाइना वैश्विक नेता बन गया तो दुनिया बड़ी बदसूरत होगी। अमेरिका की बहुत सारी बुराइयां हैं, मैं एक लंबी लिस्ट बना सकता हूं अमेरिका की बुराइयों की, लेकिन कुछ तो है, कुछ तो इंसानियत कई बार आ जाती है। लेकिन जिस दिन चीन यदि ग्लोबल नेता बना, ग्लोबल हेजेमन बना जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, तो दुनिया रहने लायक नहीं रहेगी, बड़ी ही बदसूरत हो जाएगी। फिर आप वाणी की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, इन सब चीजों को भूल जाए। फिर जो चीन चाहेगा वही सही है, बाकी सब गलत हो जाएगा। तो अमेरिका का स्वार्थ और भारत का स्वार्थ यहां जाकर मिल जाता है। इसलिए आज के समय हम नेचुरल पार्टनर्स की स्थिति में आ गए हैं, और ये पार्टनरशिप हमको देखने को मिलती है हर जगह, चाहे डिफेंस की परचेज में, चाहे यूनाइटेड नेशंस में, चाहे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर। और उसका सबसे बड़ा यदि कोई प्रतीक है तो वो क्वाड का फॉर्मेशन है, क्वाड्रिलेटरल डायलॉग्स का, जो कि 4 डेमोक्रेटिक देश मिलकर बनाते हैं, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और ऑस्ट्रेलिया। अब वो कहने के लिए तो वो डायलॉग है, लेकिन वो मिलिट्री अलायंस ही है, और जिसका एक ही टारगेट है, जो है कि चीन की घेराबंदी करना। और घेराबंदी कहां हो रही है? वो हो रही है साउथ चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी में। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आज नहीं तो कल भारत का युद्ध होगा चीन से, कल नहीं तो परसों होगा चीन से, क्योंकि जहां तक पाकिस्तान का विषय है, पाकिस्तान भी जो करता है वो चीन के जो उसके सर पर हाथ है इसलिए कर पाता है। वरना आप पाकिस्तान को देखिए कि पाकिस्तान की जीडीपी हमसे 1/10 है। पाकिस्तान की यदि कुल मैनफोर्स देखें तो वो उत्तर प्रदेश बराबर है, लेकिन उसकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसकी इकोनॉमी तमिलनाडु से छोटी है। तो यूपी इतनी जनसंख्या वाला देश और तमिलनाडु या महाराष्ट्र या इवन गुजरात से छोटी इकोनॉमी वाला देश हमसे लड़ने में सक्षम बिल्कुल भी नहीं है। और जो कुछ भी वो हथकंडे करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको चाइना का सपोर्ट मिलता है। तो मुख्य जब भी जंग होगी भारत की, तो वो होगी तो चीन के साथ ही होगी। और मैं बार बार ये बात कहता हूं कि हम चाहते हैं कि वो जो हम जंग लड़े वो अंतिम व्यक्ति तक लड़े, लेकिन वो जो अंतिम व्यक्ति हो वो लद्दाख का नहीं हो, वो अरुणाचल प्रदेश का नहीं हो, वो हिंदुस्तान का नहीं हो, वो अंतिम व्यक्ति ताइवान का हो, वो वियतनाम का हो, वो इंडोनेशिया का हो, वो मलेशिया का हो, वो लाओस का हो, वो हांगकांग का हो। इसके लिए जो जंग होना चाहिए वो होना चाहिए साउथ चाइना सी में, और उसी से भारत जो है वो विश्व नेता के रूप में उभरेगा। क्योंकि अमेरिका ने जो 2 बड़ी जंगें लड़ी थी वो खुद की धरती पे नहीं लड़ी थी, वो उसने यूरोप की धरती पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ी थी। जितना नुकसान हुआ था वो यूरोप की धरती पे हुआ था। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, और मोदी जी कर भी रहे हैं, मोदी जी यही कर रहे हैं कि नेवी को दक्षिण भारत में जो स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी कोस्ट लाइन है वो बहुत बड़ी है। हम जो हमारे आइलैंड, चेन्स ऑफ आइलैंड्स है, लक्षद्वीप का आइलैंड है, अंडमान निकोबार का आइलैंड है, उनका सशक्तिकरण नेवल पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? हम जो बार बार मलाबार एक्सरसाइजेज जापान के साथ कर रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको जमीन की युद्ध नहीं लड़ना है, हमको चीन से युद्ध लड़ना है। तो वो लड़ना है, पानी में लड़ना है, उसकी टेरिटरी में जाकर लड़ना है, ताकि नुकसान हमारा कम से कम हो। और जिसका जितना कम नुकसान होता है वो ही जंग के बाद लीडर बन के उभरता है। और जंग होगी, क्यों होगी? क्योंकि शीत युद्ध तो चल रहा है आज चाइना और अमेरिका के बीच में, और हम भी उसमें साझेदार हैं कहीं ना कहीं। पिछला जो शीत युद्ध था यूएसएसआर के बीच में था और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में था, जो यूएसएसआर के पतन से खत्म हो गया।
लेकिन दोनों में अंतर है। यूएसएसआर एक गरीब देश था कंपैरेटिवली। बहुत लंबे समय तक जो अस्त्र शस्त्र की होड़ होती है वो सहन नहीं कर पाया। अमेरिका की नीति यह थी कि खूब हथियार बनाओ ताकि उसको भी हथियार बनाना पड़े, और जब वो हथियार बनाता था तो उसके रिसोर्सेज एग्जॉस्ट होने लगे और फाइनली वो भड़बड़ा के गिरी। पूरी इमारत जो थी यूएसएसआर की, किसी ने सोचा नहीं था 91 में कि इस तरह से एकदम फॉल होगा, लेकिन हुआ क्योंकि आर्थिक रूप से वो टूट चुका था। चाइना के साथ दूसरी समस्या है, चाइना के पास $14 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और कम से कम $5-6 ट्रिलियन का फॉरेन रिजर्व है। तो ये जो युद्ध है ये दोनों तरह से होगा। चाइना अंदर से इम्प्लोड भी होगा और हो सकता है कि युद्ध भी हो, और युद्ध होगा तो इंडो पैसिफिक का जो क्षेत्र है, जो चीन के आसपास की समुद्री सीमा है, वो 0.0 होगा। तो हमको उस दिशा में भी आगे बढ़ना है, अपने देश को सशक्त करना है। और देश सशक्त कैसे होते हैं, हमको दुश्मन से सीखना पड़ेगा। चीन हमारा दुश्मन है, लेकिन 1980 के आसपास दंग शाओपिंग ने जिस तरह से काम किया और जो रिफॉर्म्स लाए वहां पर, और उसके बाद चीनियों ने बहुत मेहनत करी, 16-16, 18-18 घंटे मेहनत करी, तब जाके वो 14-15 ट्रिलियन US की इकोनॉमी बना है। हमको भी 15-16 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे हमारे अधिकारी हों या हमारे युवक हों। देख के अच्छा नहीं लगता है कि हमारे युवक जो हैं वो दिन में 11-12 बजे पान की दुकान पे या चाय की दुकान पे बाहर दिखते हैं, वो काम करने का समय होता है। हमारे अधिकारी जो हैं वो 11-12 बजे दफ्तर में आते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते उनको टाइट करना भी हमारा काम है कि समय पर आए, समय पर जाए, वो काम करें। देखिए, जीडीपी किसको बोलते हैं? जो देश पूरा निर्मित करता है। अगर हमारा युवा 2-3 घंटे सिगरेट की दुकान पर बिता रहा है तो 3 घंटे की जीडीपी देश की जा रही है। तो बतौर राष्ट्र हमको मेहनत करना पड़ेगी, और राष्ट्र की और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है हम, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि अधिकारियों को भी चेक करें, अपने लोगों को भी चेक करें। अब चीन अमेरिका से होते हुए हम आते हैं चाइना के ऊपर। यह सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी चीन के साथ जो चल रहा है, आप मानकर चलें ये इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। ये आगे आने वाले कुछ दशकों तक चलेगा। जब तक कोल्ड वॉर चलेगी यही तनातनी चलेगी, कभी कम होगी, कभी ज्यादा होगी, और वॉर लाइक सिचुएशन भी होगी और डायलॉग भी होगा, रिजोल्यूशन भी होगा, फिर कॉन्फ्लिक्ट भी होगी। ये चलते रहना है। लेकिन हमने चीन को दिखा दिया कि भारत झुकने वाला देश नहीं है, और ये स्टार्ट हुआ 2017 से, जब चाइना ने डोकलाम में, जो कि डोकलाम हमारी टेरिटरी में नहीं आता है, वो भूटान का अंग है, जब वहां पर सड़कों का निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना शुरू किया तो भारत की सेना चट्टान की तरह आंखों में आंख डालकर खड़ी रही। हत्या की ये स्थिति बनी कि चीन को पीछे होना पड़ा। अभी भी चीन ने यह समझा था कि इसके पहले 1958 हो या 1962 हो, जब भी चीन उग्रपन दिखाता था भारत की सेना नरम पड़ जाती थी, और भारत की सेना नहीं पड़ती थी, भारत की सरकार नरम पड़ जाती थी और सेना को रिट्रीट करवाना पड़ता था। लेकिन हमने अभी भी दिखाया कि तुमने हमारे 20 मारे हैं, तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारे 5 मारे हैं। जो रशिया का तास मीडिया कहता है, अमेरिका का वॉइस ऑफ अमेरिका कहता है कि 40 से ज्यादा तुम्हारे मरे हैं। जब बिना हथियार वाले हमारे 20 शहीदों ने इनके 40 से ज्यादा मार के दिखाए, और आज भी हम छाती तान के खड़े हैं, तो चाइना को इतना तो समझ में आ चुका है कि भारत जो है सॉफ्ट टारगेट और सॉफ्ट स्टेट नहीं बचा है, कि जब आओगे आप सलामी स्लाइसिंग करोगे, जैसे चिकन का सलामी स्लाइस होती है छोटी छोटी सी, वो चाइना की पॉलिसी भी वही है कि सलामी स्लाइस की तरह थोड़ी सी जमीन लेता है, चुप बैठ जाता है, फिर एक उसका पीस लेता है, फिर हट जाता है। अब सलामी स्लाइसिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो चीन के साथ तनातनी चलती रहेगी, व्यापार भी चलेगा, बात भी चलेगी। वो व्यापार क्यों चलेगा? व्यापार इसलिए चलेगा क्योंकि दुनिया की जो सप्लाई चेन है उसमें चाइना एक अहम रोल अदा करता है। हमारी सरकार नहीं थी उस समय, 1980 के दशक में हमारी सरकार केंद्र में नहीं थी कि जब सप्लाई चेन बन रही थी और हिंदुस्तान नहीं बना पाया। तो आज दुनिया का हर देश इंक्लूडिंग अमेरिका, चाइना पर सप्लाई चेन्स पर निर्भर है, और ये निर्भरता बनी है 30 साल में, इसको हटने में भी 10 साल लगेंगे। ऐसा नहीं होता है कि 30-40 साल में जो प्रक्रिया बनी उसको
1 साल के अंदर खत्म कर दी, तो वो क्षणे क्षणे धीरे धीरे होता जाएगा, वो प्रक्रिया चालू है। तो उससे बात भी होगी, उससे लड़ाई भी होती रहेगी। और आखिरी में मैं आऊंगा इस बात पर कि हमारे पड़ोसी राष्ट्रों के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं। सच बात है, क्यों नहीं है? क्योंकि कोल्ड वॉर चल रही है। जब कोल्ड वॉर चल रही थी यूएसएसआर की और यूएसए के बीच में, तो जितने बफर स्टेट थे छोटे छोटे, चाहे टर्की हो या साइप्रस हो, वो दोनों के साथ खेलते थे। वो यूएसए से भी लाभ लेते थे और वो यूएसएसआर से भी फायदा लेते थे। यही स्थिति श्रीलंका की है, यही स्थिति भूटान की है, यही स्थिति नेपाल की है, यही स्थिति मालदीव की है। ये छोटे छोटे देश है, छोटी छोटी इकोनॉमीज है, ये हमसे भी फायदा लेते रहेंगे, ये चीन से भी फायदा लेते रहेंगे। जब तक 10-15 साल, 20 साल, 25 साल तक ये चीन के साथ शीत युद्ध चलेगा, तब तक ये छोटे देश फायदा उठाते रहेंगे। कभी हमारी तरफ बोलेंगे, कभी उनकी तरफ बोलेंगे। आप देखिए ना श्रीलंका में, कभी श्रीलंका चला जाता है चाइना की गोद में, फिर आता है भारत आ जाते हैं उनके प्रधानमंत्री, उनके राष्ट्रपति। आप नेपाल में देखिए, कभी नेपाल एंटी इंडिया बोलता है, तो कभी बोलता है कि नहीं, भारत के हित हमारे लिए सर्वोपरि है। तो ये हमेशा होता रहेगा जब तक कोल्ड वॉर चलेगी। तो इसके लिए बहुत असहज होने की आवश्यकता नहीं है। ये ऐतिहासिक रूप से यही हुआ है कि जब दो बड़े देश लड़ते हैं तो बफर स्टेट छोटे छोटे जो होते हैं बीच में, वो फायदा उठाते हैं दोनों का। और ये स्वाभाविक चीज है, यदि हम भी उनकी जगह होते तो शायद वही करते हैं राष्ट्र की तरह। तो ज्यादा उसके लिए चिंतित होने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक सबसे बड़ी जो सिल्वर लाइन भारत के साथ है, सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हम लोकतंत्र हैं और चीन जो है लोकतंत्र नहीं है। और सरकार किसी की भी हो, मैं अभी बतौर नागरिक बात कर रहा हूं, आप सबसे भी और मैं खुद भी, कि डेमोक्रेसी में सरकारों के पास एक लग्जरी होती है कि यदि जनता सरकार से नाराज है तो एक प्रेशर वॉल्व होता है चुनाव, जिसमें वो अपने मतदान के माध्यम से उस सरकार को, उस पार्टी को 4-5 साल की सजा दे देती है और सरकार पलट जाती है और देश में कोई क्रांति ऐसी नहीं आती कि देश खत्म हो जाए। लेकिन जिन देशों में डेमोक्रेसी नहीं होती, जैसे चीन में डेमोक्रेसी नहीं है, उनके पास वो वॉल्व नहीं होता। इसको आप ऐसे ही समझ सकते हैं, प्रेशर कुकर है जिसमें खूब प्रेशर बन रहा है, लेकिन वॉल्व नहीं होगा तो वो फूट जाएगा। तो चीन जैसे देश, जैसे रशिया के साथ भी पहले हुआ था, वो वॉल्व नहीं था इलेक्शन का, तो वो फूटा और फूट के 10-15 टुकड़े निकले। ऐसे ही चाइना के टुकड़े निकलेंगे। और चाइना को आप जिस रूप में देखते हैं ना, आप घर जाकर देखना, आपको समझ में आएगा असली चीन क्या है। रात के सैटेलाइट पिक्चर को गूगल करना, जब लाइटें दिखती हैं सैटेलाइट से, तो आप देखेंगे कि चीन का जो उत्तरी भाग है वो जगमगाता रहता है और जो पश्चिमी क्षेत्र है पूरा बिल्कुल अंधेरा रहता है, मानो वहां पर कोई रहता ही नहीं है। वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि वो सारी टेरिटरीज जो हैं, जो चीन का आधे से ज्यादा एरिया बनाती हैं, चाहे वो शिनजियांग का पोर्शन हो, चाहे वो तिब्बत का एरिया हो, चाहे वो मंचूरिया वाला एरिया हो, चाहे निया मंगोलिया हो, इनर मंगोलिया हो, ये सब उन्होंने कैप्चर कर रखे हैं। माओ जेडुंग ने उस पर कब्जा किया था। सबसे पहला कब्जा माओ ने किया था तो शिनजियांग और तिब्बत के ऊपर। उसके बाद मंगोलिया का एरिया को उन्होंने निया मंगोलिया के नाम से किया। उसके बाद मंचूरिया जो था वो बेसिकली नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ कोरिया है, उस पर कब्जा कर रखा है। तो चीन जो बना है, इतना बड़ा सारा चीन दिखता है, असली चीन तो वो जो चमकदार बत्तियां दिखती हैं जहां का उन्होंने विकास किया है, वो क्षेत्र असली चीन है। या फिर यूं समझ लीजिए कि चीन की जो विशाल दीवार है दुनिया के जो 7 अजूबों में आती है, उसके अंदर अंदर जो है वो चीन है। चीनी शासकों ने बाहर के आक्रमणकारियों को रोकने के लिए, चाहे वो मंगोलिया से आते हो या टर्की से आते हो, उनको रोकने के लिए उस दीवार को बनाई थी। तो उसके बाद में जो था वो चीन था। लेकिन अभी तो ये स्थिति, ज्यादातर पोर्शन तो वो है चीन का जो उसके आगे है। ये सब कब्जा किया हुआ क्षेत्र है। और जिस दिन चीन का वो वॉल्व नहीं खुलने की वजह से फूटेगा, तो आप देखेंगे कि जैसे सोवियत संघ के 15 टुकड़े हुए थे, चीन के भी 8-10 टुकड़े होंगे, जिनके मैं कुछ तो नाम बोल सकता हूं। शिनजियांग सबसे पहले निकलेगा, तिब्बत सबसे पहले निकलेगा, निया मंगोलिया मंगोलिया में जाके मिलेगा, नॉर्थ कोरिया में जाके मिलेगा मंचूरिया वाला क्षेत्र। ये सब निकलने वाले हैं। हांगकांग की अपनी एक कहानी अलग है जो हम सब जानते हैं। तो हमारी विदेश नीति को देखें, आगे आने वाले 25 साल
हम विनिंग कैंप के साथ थे, जीतने वाले खेमे के साथ थे। पिछली कोल्ड वॉर में हम हारने वाले खेमे के साथ थे। हम नॉन अलाइड कहते कहते हम यूएसएसआर के अलाइड थे। फिर बाद में हमने चीजें चेंज की, तो उस समय आप देखिए कि बुश एडमिनिस्ट्रेशन, पुराना बुश एडमिनिस्ट्रेशन या क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन भारत के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार नहीं करता था। और हमारी जनरेशन जो बड़ी हुई है वो एंटी अमेरिकनिज्म के साथ बड़ी हुई है, क्योंकि अमेरिका हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता था उस समय, क्योंकि हम यूएसएसआर के साथ लड़ाए थे। लेकिन आज हम विनिंग पार्टी के साथ है, तो 20-25 साल बाद जब भी चीन डूबेगा, चीन का जहाज डूबेगा, तो फिर सबसे बड़ा देश, सबसे स्ट्रांग देश भारत ही होगा। उस दिशा में हमको काम करना है। जय हिंद, जय भारत। हेलो, ताली में बजाना है। हमारे विशेष दिवस